तो कल हमने पहला घर और दूसरा घर देखा था। आज हम तीसरा घर देखते हैं। किसी का कर्सर चल रहा है। ओके। ये कर्सर किसी का चल रहा है कर्सर। ओके चलो, इनको अभी ग्रुप से निकाल दिया है। अभी इसको ओके, तो क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। तो तीसरा घर है वो है, इसको पराक्रम भाव बोलते हैं। ओके। यहाँ से आपका बाहुबल कितना है वो देखा जाता है। ये सब हम अभी नहीं देखेंगे। ओके। ये जब हम एडवांस मतलब हमारा जब पेड क्लास स्टार्ट होगा तब मैं समझाऊंगा कि ये सब कैसे होता है, क्यों जेमिनी, क्यों यहाँ मार्स, राहु, सन एंड सैटर्न प्लैनेट है वो अच्छे होते हैं, वीनस है वो यहाँ अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। वो तब पता चलेगा। अभी सिर्फ हम थर्ड हाउस को समझ रहे हैं। थर्ड हाउस से क्या क्या देखा जाता है। थर्ड हाउस से देखा जाता है छोटे भाई बहन, देखा जाता है नेबर्स, आपकी स्किल कितनी है, मेंटल इंटेलिजेंस कितना है, कम्युनिकेशन कैसा है आपका, आपकी हैबिट्स। ओके, ये सब स्मॉल जर्नी। ओके, स्मॉल जर्नी भी यहाँ से देखी जाएगी। हालांकि जो लॉन्ग जर्नी होती है, लंबी मुसाफरी होती है, वो नाइन्थ हाउस से देखी जाती है, और जो छोटी वाली जो जर्नी होती है वो थर्ड हाउस से देखी जाती है। ओके। उसके बाद है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस है वो मातृभाव कहा जाता है। ओके, हमारे माता का भाव कहा जाता है। यहाँ से क्या क्या देखा जाता है। फोर्थ से देखी जाती है प्रॉपर्टी, हाउस, लैंड, कैटल, मैटर्स रिलेटेड टू रियल एस्टेट, व्हीकल्स, लग्जरी, कंफर्ट, मटेरियल पोजेशन। ओके, ये सब यहाँ से देखा जाता है। और मेन तो जो है वो है पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, नेटिव प्लेस। ओके, ये सब फोर्थ हाउस से देखा जाता है। आप खुश होंगे कि नहीं होंगे, हैप्पीनेस, आपकी हैप्पीनेस है वो कहाँ से देखा जाएगा, फोर्थ हाउस से देखा जाएगा हैप्पीनेस। उसके बाद है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस है उसको पुत्र भाव कहते हैं। ओके। तो यहाँ से क्या क्या देखा जाएगा। यहाँ से देखा जाएगा प्लेजर, रोमांस, लव, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चिल्ड्रन, आपको पुत्र नहीं, कंसेप्शन, प्रेगनेंसी, मिसकैरेज, रिलेशनशिप विद चिल्ड्रन। ये सब चीजें हैं वो ये घर से देखी जाती है, पांचवें घर से। तो कहते हैं ना कि पहला, पांचवा और नौवा घर है वो बहुत ही अच्छे घर माने जाते हैं। ओके, क्योंकि पहला घर क्या है, हम खुद है। पांचवें घर में भी वैसी चीज आती है जो हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, प्यार इंपॉर्टेंट है, रोमांस, प्लेजर, चिल्ड्रन। ओके, एंजॉयमेंट, वो सब यहाँ से देखा जाएगा। फिर बहुत लोगों का वो क्वेश्चन होता है ना कि हम
वो शेयर मार्केट का, शेयर मार्केट में सक्सेस मिलेगी कि नहीं, वो यहाँ से देखा जाएगा। सक्सेस इन शेयर मार्केट, मतलब कि जो रिस्की काम होते हैं, जो रिस्की काम होते हैं उसमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं, वो यहाँ से देखा जाएगा। तो शेयर मार्केट है वो एक तरह का रिस्क है। उसके बाद जो जुगार खेलते हैं, जुगार को क्या कहते हैं इंग्लिश में, मैं भूल गया। ओके, तो वो भी सक्सेस इन रिस्की मैटर एंड स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स वाली चीजों में भी सक्सेस मिलेगी नहीं कि नहीं, वो यहाँ से देखा जाएगा। मतलब कि आदमी सक्सेस उसमें उसको जाना चाहिए कि नहीं, उसके लिए भी हमें क्या देखना चाहिए, फिफ्थ हाउस देखना चाहिए। ओके। उसके बाद है किसी भी तरह का परफॉर्म करना हो, वो उसके लिए जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो यहाँ से देखा जाएगा। मान लो कि स्टेज पे जाकर, सिंगिंग तो उसको आता है लेकिन वो स्टेज पे जाकर नहीं गा सकता है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि फिफ्थ हाउस उसका अच्छा नहीं है। ओके, तो कॉन्फिडेंस भी यहाँ से देखा जाएगा, कॉन्फिडेंस फॉर डूइंग परफॉर्मेंस। ओके। रिलेशनशिप विद चिल्ड्रन। ओके, उसके बाद है सिक्स हाउस का, देखते हैं। सिक्स हाउस को कहा जाता है शत्रु भाव। याद रखना कि एस्ट्रोलॉजी में, कुंडली में जो तीन हाउस जो होते हैं, बुरे हाउस जो होते हैं, वो ये होते हैं। कौन कौन से, यहाँ मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, 6, 8 और 12। ये तीनों हाउस है वो बहुत बुरे माने जाते हैं। अभी कुंडली में कैसे पता चला गया कि ये मतलब ये घर में अगर प्लैनेट होंगे तो आपकी लाइफ में इसकी, ये हाउस है वो रोल प्ले करेगा आपकी लाइफ में। तो ये हाउस में प्लैनेट नहीं होना चाहिए। ओके। तो छठा घर क्यों बुरा है, क्योंकि छठे घर से क्या देखा जाता है, दुश्मन देखा जाता है, आपका कर्ज कितना होगा वो देखा जाएगा, डेब्ट्स और इलनेस, ये तीनों चीजें देखी जाती है। ओके, मतलब अगर ये घर में प्लैनेट है तो ये तीनों में से कोई ना कोई एक चीज होगी, या तो डेब्ट होगा, दुश्मन होंगे। अभी हम इस जमाने में हम इसको दुश्मन नहीं कहेंगे, पर हमारे जो कंपेटिटर है, ओके, उसको हम सिक्स हाउस में गिनेंगे। कंपटीशन, उस बंदे की लाइफ में कंपटीशन बहुत हो गया, अगर सिक्स हाउस उसका, उसके सिक्स हाउस में ज्यादा प्लैनेट है, या उसका सिक्स हाउस है वो एक्टिव है उस तरह से, तो उसकी लाइफ में कॉन्फिडेंस, कंपटीशन बहुत ज्यादा होगी। एनिमी मतलब हमें आज के जमाने में, मतलब अभी ये टाइम में हमें उसको कंपटीशन गिनना है। ओके, एनिमी नहीं गिनना है। तो ये फिर आपकी डेली जो एक्टिविटी है, आपका जो रूटीन है वो यहाँ से देखा जाएगा। आपकी, आप हेल्थ के प्रति कितने कॉन्शियस है, वो भी यहाँ से देखा जाएगा, सिक्स हाउस से। ओके। उसके बाद है सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस से क्या देखा जाएगा, लाइफ पार्टनर, मैरिज, पार्टनरशिप। आपकी लाइफ में हर तरह की जो पार्टनरशिप है वो सेवंथ हाउस से देखी जाएगी। आपकी स्पाउस, ओके, या आपके लाइफ पार्टनर की जो कंडीशन है वो सेवंथ हाउस से देखा जाएगा।
ओके, आप बिजनेस बिजनेस में जाना चाहिए कि नहीं जाना है, वो सेवंथ हाउस से देखा जाएगा। ओके, क्योंकि सेवंथ हाउस से वो भी देखा जाता है कि आप लोगों के साथ कितनी अच्छी तरह से डील कर सकते हो। ओके, उसके बाद है एट्थ हाउस। तो अगर आपका एट्थ हाउस है, यहाँ से ही आप ये हाउस से ही देखा जाता है कि आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है या नहीं है, अकल्ट में इंटरेस्ट है या नहीं है। ओके, ये घर में आप अगर आपका एक्टिव है तो आप कहीं ना कहीं आप सब लोगों का ये हाउस है वो एक्टिव होगा। ओके, इसलिए अकल्ट में इंटरेस्ट है, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है। अकल्ट की किसी भी चीज में इंटरेस्ट हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरोट में, वास्तु में, किसी भी चीज में इंटरेस्ट हो सकता है। ओके, पाल्मिस्ट्री में, फेस रीडिंग में, किसी भी में इंटरेस्ट हो सकता है। एट्थ हाउस है वो सबसे बुरा हाउस है। तो यहाँ आप देखना कि आप सब में एट्थ हाउस से है ना, सिक्स हाउस में ऐसे डिसीज होते हैं जो हमें एक टाइम पे, थोड़े टाइम के बाद हमें उसमें से हम रिकवर हो जाते हैं, तो वो सिक्स हाउस में ऐसे डिसीज आते हैं। पर एट्थ हाउस में, एट्थ हाउस से भी डिसीज देखे जाते हैं, लेकिन उसमें ऐसे डिसीज आते हैं जो आसानी से क्योर नहीं होते, इनक्योरेबल होते हैं। ओके, तो देखना, अगर आप सब लोगों को अकल्ट में इंटरेस्ट है तो कोई ना कोई, हालांकि अभी तो नहीं, बट ओके, 40 साल से पहले बहुत कम लोगों को होगा, लेकिन 40 साल के बाद आपको कोई ना कोई ऐसा डिसीज होने की पॉसिबिलिटी है जो क्योर ना हो आसानी से। मैं यहाँ ऐसा नहीं कहूँगा कि इनक्योरेबल होगा, लेकिन वो क्योर करना बहुत मुश्किल होगा। देख, जैसे कि देख सकते हो, मुझे तो ऑलरेडी हो गया है। ओके, मुझे तो हो गया है, बॉल्डनेस हो गई है ऑलरेडी। तो आप में से भी किसी को, अगर आप कहीं ना कहीं आपका एट हाउस एक्टिव होगा, ओके, तो ऐसा कुछ हो सकता है। आई बात समझ में? इसीलिए आप देखना, जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी में होंगे ना, उनको कोई ना कोई एक बीमारी होगी। ओके, कि जो मतलब आसानी से क्योर ना हो, ऐसी डायबिटीज का, बीपी का। ओके, ऐसा कुछ ना कुछ हो सकता है। आई बात समझ में? तो एट हाउस एक्टिव होगा तो अभी मैं यही तो बोल रहा हूँ। अमृता जी बोलिए। ओके, एक्टिव होगा तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, अभी तक मैंने जो बोला वही तो बोला मैंने। किसी को कुछ बोलना है इसमें तो बोल सकते हो, आगे मैं आगे जाता हूँ। एट हाउस, एट हाउस से और भी क्या देखा जाता है? सर मैं बोलना चाहती, हाँ बोलिए। एक ऐसा ही आपके जैसा मैंने एक वेबिनार सुना था एक सर का, मुझे वो सर के नाम नहीं याद, पर उन्होंने क्या बोला था कि अगर अपने को अपनी कुंडली पता है तो कुंडली के हिसाब से जो डिसीजेस आते हैं तो उसको अपन रेक्टिफाई कर सकते हैं। हम्म। उसके हाँ उपाय करके वो पूरे यानी उस पर अपन उपाय कर सकते हैं, ऐसा बोला था। हाँ उन्होंने हाँ। बोला था कि मुझे हाथ का शोल्डर का प्रॉब्लम है, आंखों का प्रॉब्लम था, तो उन्होंने उनके कुंडली के उपाय करके वो 65 साल के थे तो उनका चश्मा भी उतर गया, और जो हाथ का प्रॉब्लम है उसको मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती, तो कुंडली के हिसाब से उन्होंने ठीक कर दिया। हम्म। ऐसा नहीं हो सकता क्या? आप बोल रहे डिसीज, तो उस पर कुंडली में ये भी होगा ना, उपाय भी होगा ना कि ऐसा ऐसा उपाय करने से। नहीं, एट हाउस में मतलब कि हम्म। इनक्योरेबल अगर हुए तो हुए, अदरवाइज पॉसिबल, मतलब हुए तो हुए, अभी नहीं हुए तो नहीं हुए, ऐसा। क्योंकि इनक्योरेबल ये जो डिसीज होते हैं ना, वो बहुत, मतलब बहुत ही उसमें धीरज रखनी पड़ती है। अगर इतना स्ट्रांग आत्मविश्वास होगा या उतना संयम होगा तो उसमें से रिकवर हो जाएगा पर्सन। ओके, अदरवाइज नहीं होगा, कोई रेमेडी करने से नहीं होगा। ओके, फॉर एग्जांपल मान लो कि बीपी का ही प्रॉब्लम है, तो हम्म। बीपी का जो प्रॉब्लम है तो उसमें खाने पीने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो वो नहीं होगा, तो रेमेडी करने का कोई फायदा नहीं है।
मेरे तो 4-5 ग्रह है, 8th हाउस में बैठे हुए हैं। तो आपका अगर 40 साल से ऊपर है तो आपको कोई ना कोई हो सकती है। और थायराइड की बीमारी तो बहुत पहले से लग गई मुझे, पर ओके। अभी बीपी शुगर ऐसा कुछ नहीं है ऐसा। हाँ तो मतलब थायराइड कैसा है कि उसको रिकवर, उसमें से रिकवर होना मुश्किल है। हम्म। ओके। तो मैंने कहा ना कि ऐसा कोई इनक्योरेबल डिसीज हो सकता है अगर 8 हाउस है ना ज्यादा हुआ है तो। 8 हाउस आपको क्या कहता है? 8 हाउस कहता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस लाइए। ओके। बहुत बड़े परिवर्तन लाइए, मतलब बहुत इम्प्रूव करिए, आप अपने आप को बहुत इम्प्रूव करो। 8 हाउस वो बोलता है आपको। तो ऐसे डिसीज हमें देगा कि हमें बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा हमारे डेली रूटीन में, खाने पीने में, वो हमें बहुत ही इम्प्रूव करना पड़ेगा तो ही। ओके। तो 8 हाउस का काम ही ऐसा है। हम्म। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा परिवर्तन। चेंज बहुत बड़ा। ओके। तो हमें बहुत और मतलब इस सेंस में अगर कहे तो बहुत बड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा हमें। हाँ, तो ही तो ये एट हम्म। ट्रांसफॉर्मेशन करे तो ये रेमेडी है अपने लिए, यानी 8th हाउस जिसका एक्टिवेट हुआ उसके लिए। हाँ। पर ऐसा कुछ होगा ना सर स्पेसिफिक, ये ग्रह अगर बैठा है तो ही ये बीमारी होगी, ये ग्रह बैठा है तो ही ये बीमारी होगी, ऐसा कुछ नहीं है क्या उसमें एट्थ है हाउस के कोई लिए? भी देखो ना, जो देखो अगर मर्क्यूरी होगा आपके 8 हाउस में तो थायराइड है तो मर्क्यूरी हो सकता है। मर्क्यूरी होगा शायद आपका 8 हाउस में, 4 प्लेनेट है उसमें से। हाँ, देखती मैं, हाँ। ओके चलो मंगल अभी मंगल तो। है इतना, मंगल है इतना पता है। हाँ देख लेना आप, अभी हम कुंडली तो डिस्कस नहीं कर सकते। ओके लेकिन होगा। चलो ठीक है। 9 हाउस देखते हैं। तो ये सबसे, ये भी जैसे कि मैंने कहा कि 159 है वो बहुत अच्छे घर है। 9 हाउस से क्या देखा जाता है कि हाँ 8 हाउस में और कुछ बाकी रह गया हमारा कि आपकी आयु कितनी होगी। ओके। डेथ, लॉन्गेविटी, ये सब यहाँ से देखा जाता है। और जिसे कहते हैं ना कि बहुत डीप पेन, बहुत डीप वाले पेन भी यहाँ से देखा जाता है, जिसे हम ऐसा कहा जाता है मृत्यु तुल्य कष्ट। मतलब मृत्यु जैसा पेन, वो भी 8 हाउस से देखा जाएगा, 8 हाउस वाला। ओके। तो 8 हाउस में ज्यादा प्लैनेट होंगे तो वो सारी चीजें होने के चांसेस ज्यादा है। अगर वो प्लैनेट वहां अपने ही घर में हो तो कोई बात नहीं है। अदरवाइज 8 हाउस से ये सारे, एक कहते हैं ना कि 8 हाउस मतलब एक बड़ा श्राप है। ओके। मतलब ये घर श्राप जैसा है। ओके। तो ये हाउस मतलब हमें इतने पेन देता है, इतने दुख दर्द देता है कि हम स्पिरिचुअलिटी की ओर जाने लगे, ऐसा हमें कर देता है। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी में याद रखना, चौथा, आठवां और 12वां घर है वो स्पिरिचुअलिटी का है। ओके। तो आठवां घर बहुत ही स्पिरिचुअलिटी, उसमें सबसे ज्यादा आठवां घर है वो बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअलिटी का घर है कि आपको ऐसा पेन दे देगा कि उस केस में आपका 8 हाउस की इफेक्ट तब नहीं आएगी जब आप स्पिरिचुअल, अच्छे अच्छे स्पिरिचुअल बन जाओगे। तो 8 हाउस से जो भी सारी प्रॉब्लम है वो आपकी दूर हो जाएगी। ये रेमेडी है सबसे बड़ी 8 हाउस की। ओके। तो 9th हाउस से देखा जाएगा आपका लक, देखा जाएगा आपका, आपकी आप स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस एटीट्यूड, एप्टीट्यूड सॉरी, एथिक्स, हायर लर्निंग, मतलब कि आप मास्टर करोगे, पीएचडी करोगे कि नहीं, वो यहाँ से देखा जाएगा। आपके वैल्यूज, ओके, वो सब यहाँ से देखी जाएगी, देखा जाएगा। तो ये सबसे अच्छा घर है, नौवा घर। उसके बाद है लॉन्ग ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल। हालांकि वो ट्रैवल है वो सिर्फ यहाँ सिर्फ ट्रैवलिंग देखा जाएगा। ओके। तो जिसे कहते हैं ना आप प्योर जॉय, वो सब यहाँ है। हम
कोई नई जगह पे घूमने जाते हैं तो मन कितना शांत हो जाता है, कितना आनंद आता है। ओके, तो वो जो आनंद है वो नाइन्थ हाउस की वजह से आता है। उसके बाद है टेंथ हाउस। टेंथ हाउस है वो है कर्मा का हाउस है। ओके, कर्मा का घर है। तो यहाँ से क्या देखा जाएगा, कैरियर, आपकी कैरियर देखा जाएगा, आपकी रेपुटेशन, प्रेस्टीज, प्रोफेशन, आपकी उपलब्धियां। ओके, ये सब छठा घर है वो। अभी छठा घर और 10वें घर में बहुत कंफ्यूजन है। छठा घर है ना, वो आपकी जॉब के लिए है। और 10वां घर है वो क्या है, वो है आपका आपका कर्मा है। ओके, मतलब कि हालांकि 10वें घर में भी जॉब आ सकती है। ओके, लेकिन छठा घर में आप ऐसा कर रहे हो कि छठे घर से जो भी आप काम कर रहे हो वो सिर्फ आप अपने जीवन को, जीवन निर्वाह के लिए कर रहे हो। लेकिन जो 10वें घर में जो आप काम कर्मा कर रहे हो, वो कर्मा क्या है, आप अपना नेम फेम बनाने के लिए जो काम करते हो वो 10th हाउस में आएगा। और जो आप अपने सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए जो काम करते हो वो 6th हाउस में आएगा। ओके, इसलिए 6th हाउस में जॉब है वो 6th हाउस में ज्यादा मानी जाएगी। ओके, हालांकि दोनों में मानी जाएगी। तो यहाँ डिफरेंस समझ में आ गया 6th हाउस और 10th हाउस का। मान लो कि आप 9 से जॉब कर रहे हो, ऐसी कोई जॉब कर रही हो कि जिससे सिर्फ आपका जीवन निर्वाह हो रहा है, लेकिन वही जॉब से आपको लोग जानते भी है कि ये तो इंजीनियर है, इंजीनियर है, तो वो फिर आपका 10th हाउस का भी वो काम हो गया। ओके, लेकिन आपकी कोई जॉब ऐसी है कि सिर्फ उससे जीवन निर्वाह हो रहा है, लेकिन वो काम से आपको कोई पहचानता नहीं है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो कि आपका 10th हाउस है वो एक्टिव नहीं है, आपका 6th हाउस अच्छा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आईपीएस, आईएएस, कलेक्टर, ये सारी जॉब है, बहुत ऊंची तरह की जो जॉब है, तो उसमें 6th हाउस और 10th हाउस दोनों आ गए उसमें। क्योंकि वो जॉब भी है उसके पास और वो जॉब की वजह से नेम फेम भी है। आई बात समझ में? समझ में आया 6th हाउस और 10th हाउस का डिफरेंस है वो। ओके, तो यहाँ आगे जाके कंफ्यूज मत होना कि 6th हाउस में भी जॉब आती है और 10th हाउस में भी जॉब आती है। ओके, लेकिन 10th हाउस वाली जॉब है वो जॉब से आदमी की नेम फेम भी बनता है, लेकिन 6th हाउस वाली जॉब मतलब सिर्फ जीवन निर्वाह चलता है उससे। ओके, सर फिर करियर कौन से हाउस से देखना, सिर्फ सिक्स में कि 10th में? यानी कोई बंदा किस तरफ जाएगा, ये कौन से हाउस में देखना? दोनों को देखना है, पर मेन कैरियर मतलब मेन 10th हाउस को, कैरियर का मतलब क्या है कि आपको उससे आपको लोग जाने कि चलो कोई पर्सन, हम कहे कि भाई आप क्या हो, तो इंजीनियर हो, तो फिर मतलब कि वो 10th हाउस में आ गया कि आप इंजीनियर हो, मतलब या कैरियर, मतलब कैरियर ऐसी, कैरियर में कुछ ऐसा है कि आप वो काम से लोग आपको जानते हैं, तो वो 10th हाउस में आएगा। ओके, पर सर किसी किसी का 10th हाउस अगर खाली है तो? वो तो आगे देखेंगे। अभी से सिर्फ हमें हाउस समझना है। हम इतना, आप अभी इतने मतलब, वो तो वहां तक वो तो बहुत दूर की बात है। ओके, ये तो अभी एबीसीडी चल रही है और डायरेक्टली आप बहुत आगे की बातें कर रहे हो कि खाली होगा तो क्या होगा, वहां कोई प्लैनेट है तो क्या होगा। अभी तो सिर्फ हाउस, हाउस की क्वालिटी क्या है वो सिर्फ देखो अभी। ओके, उसके बाद है 11th हाउस। ओके, 11th हाउस को क्या कहते हैं, प्रॉफिट का हाउस कहते हैं। यहाँ से देखा जाएगा कि आपकी लाइफ में लाभ होगा कि नहीं होगा, गेन होगा कि नहीं होगा, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। ओके, आपके सारे जो एस्पिरेशन है, आपके जो भी सारे डिजायर है वो पूरे होंगे कि नहीं होंगे, वो यहाँ से देखा जाएगा। ओके,
तो ये इसे क्या कहते हैं, इनकम। इनकम भी यहाँ से देखी जाएगी। उसके बाद है 12th हाउस। ओके, तो ये गेन का हाउस था। 11th है वो गेन का हाउस था। तो 12वां घर है वो लॉस का हाउस है। ओके। ये क्या देखता है, इममटीरियल चीजें है वो यहाँ से आता है। जैसे कि इंट्यूशन है, ड्रीम्स है, सीक्रेट, इमोशन, पर्सन की नींद। नींद है वो कितनी होगी वो भी यहाँ से देखा जाएगा। ओके, फिर स्पिरिचुअल, कितना स्पिरिचुअल है वो भी यहाँ से देखा जाएगा। बैड प्लेजर है वो भी यहाँ से देखा जाएगा 12th हाउस से। ओके। तो अब थोड़ा, तो कैसे, ये कैसे थोड़ा मतलब दो तीन एग्जाम्पल देता हूँ कि आपके कुंडली होती है, कुंडली में अभी आपको कोई कुंडली दिखानी पड़ेगी। कैपी एस्ट्रोलॉजी में होगी। कैपी एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा पांचवा घर का बात और एक बार थोड़ा बताइए सर। 2 मिनट, हाँ। एस्ट्रोलॉजी के नॉट्स किधर गई? 2 मिनट, हाँ। पॉसिबल। चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं। 5th हाउस का बोल रहे थे, क्यों 5th हाउस में क्या प्रॉब्लम था आप? 5th हाउस क्यों रिपीट? 5th हाउस से देखा जाता है, हमारी सारी क्रिएटिविटी देखी जाती है। ओके, क्योंकि हमारा जो पुत्र है वो भी एक हमारे जो बच्चे हैं वो हमारी क्रिएटिविटी है एक तरह की। ओके, तो चिल्ड्रन भी आएगा। ओके। ओके सर। इंफेक्शन, प्रेगनेंसी, मिस कैरेज, रिलेशनशिप, मतलब ये रोमांस, रिलेशनशिप मतलब रोमांस और लव। ओके, वो सब। शेयर मार्केट या रिस्की मैटर, रिस्की मैटर में सक्सेस मिलेगी कि नहीं, स्पोर्ट्स में सक्सेस मिलेगी कि नहीं, वो सब यहाँ 5th हाउस से देखा जाता है। हाँ, 5th हाउस से स्टडी भी देखी जाती है। पर्सन कितना, ओके, कितनी उसकी स्टडी होगी।
ये सभी लग्न घर से हम ये काउंट करना है ना सर? हाँ, लग्न कुंडली से। ओके। अभी थैंक यू। देखो, अभी इसमें कोई कुंडली भी डाउनलोडेड नहीं। यहाँ देखते हैं रिपोर्ट। थोड़ा कुंडली भी देखते हैं कि किस तरह से काम करना होता है। ओके, इस तरह से। तो हमें कुंडली में मैंने कहा था कि ये बाय डिफॉल्ट ये पहला घर होता है। ओके, तो कुंडली हमें किस तरह से देखनी होती है थोड़ा समझाता हूँ। हालांकि अ, थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। ओके, ये इस तरह से देखना होता है कि हमें पहला घर, पहले घर का स्वामी, ये तो सबसे पहले देखना है कि पहले घर में कौन सी राशि है। पहले घर में 5 नंबर की राशि है, और 5 नंबर की राशि है, उसका स्वामी कौन है? सूर्य है। तो आपको हर राशि के स्वामी याद होने चाहिए। ओके, तो इसका मतलब ये है कि इसके पहले घर का स्वामी सूर्य है, वो दूसरे घर में है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी जो इनका पूरा ध्यान है वो पैसे कमाने में ज्यादा होगा। ओके, क्योंकि दूसरा घर क्या है? पैसे का। इसी तरह अगर मान लो कि पहले घर का स्वामी 8वें घर में होता, जैसे कि मेरी कुंडली में ऐसा है, तो 8वां घर किसका है? एस्ट्रोलॉजी का, अकल्ट का है ना। इसीलिए मुझे एस्ट्रोलॉजी में, अकल्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है वो, क्योंकि मुझे पहला घर क्या है? हम खुद है। तो उसका स्वामी कहाँ बैठता है, उस उसमें हमें इंटरेस्ट ज्यादा होता है। तो पहले घर का स्वामी, मान लो कि यहाँ पहले घर, मेरी कुंडली में पहले घर का स्वामी 8वें घर में है, इसलिए मुझे एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट है। दूसरा, अगर वही दूसरे घर का स्वामी क्या, दूसरा घर क्या है? पैसे, अर्निंग है। ओके, सेविंग है, बैंक बैलेंस है। अगर उसका स्वामी जहाँ बैठा है वहां से वो पैसा कमाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ दूसरे घर का स्वामी यहाँ तीसरे घर में है इनका, तो ये क्या करके कुछ बोल के या सेल्समैन टाइप काम करेंगे। ओके, क्योंकि तीसरा घर क्या है? कम्युनिकेशन का है, या कुछ ऐसा स्किल वाला काम होगा उनके पास, क्योंकि स्किल का भी है। तो वहां से उनके पैसे आएंगे। अभी मेरी कुंडली में कैसा है? ये दूसरे घर का स्वामी है ना, वो 8वें घर में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरी अर्निंग है वो भी कहाँ से आएगी? अकल से आएगी, अकल के काम में से आएगी। आया समझ में? तो इस तरह से देखा जाता है। ओके, यहाँ आप देखो, दूसरा घर क्या है? मर्क्यूरी, वर्गो का है, और वर्गो का स्वामी कौन है? मर्क्यूरी है। तो मर्क्यूरी यहाँ तीसरे घर में बैठा है। आई बात समझ में? उसके बाद यहाँ देखो, राहु जहाँ बैठा है, उस चीज से उनको बहुत ही लाइफ में बहुत दुख मिलेगा। ओके, उनको वहां से अटैचमेंट वहां बहुत होगा। लेकिन, और कहते हैं ना, राहु क्या करता है? अटैचमेंट देता है, मोह मोह देता है। तो इनको अपने फैमिली से बहुत मोह होगा, लेकिन वहां से ही उनको क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। आई बात समझ में? और इनको अपने कैरियर से बहुत लगाव नहीं होगा। ओके, क्योंकि केतु मतलब क्या है? डिटैचमेंट है। आई बात समझ में? तो इनको अपने कैरियर से कोई बहुत ज्यादा लगाव नहीं होगा। और उसकी वजह से क्या होगा? उनकी कैरियर है, कैरियर में अप डाउन आएगा। ओके, क्योंकि लगाव ही, उसमें कोई ध्यान ही नहीं है उनका। ओके, हालांकि राहु यहाँ होता तो ये अपनी जॉब के लिए, कैरियर के लिए बहुत ही ज्यादा वो करते, बहुत ही मेहनत करते। ओके, क्योंकि राहु क्या है? अटैचमेंट है, उसको लेकर बहुत मेहनत करते हैं, पर तो भी दुख मिलता है। ओके, मतलब कि उनको ऊपर ऊपर से ऐसा लगता है कि मुझे इससे खुश मिलता है। राहु हमें क्या करता है कि बस हमें उस तरह से, अंदर से एक तरह से
वो बहकाता है हमें कि मुझे इससे खुशी मिल रही है, बट एक्चुअली में हम उससे दुख, अंदर से तो हम दुखी हो रहे हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल राहु अगर दूसरे घर में है तो उनको बहुत पैसा मिले, बहुत पैसा होगा उसके पास। ओके, और वो बहुत पैसों के पीछे भागेगा और उसको ऐसा लगेगा कि पैसा कमाने से सुख मिलेगा, बट एक्चुअली में क्या मिलेगा, दुख मिलेगा। आई बात समझ में? तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? ओके, तो इस तरह से थोड़ा कुंडली का हमने देख लिया। अब और देखते हैं हम राशि का। हमारा अगला टॉपिक है राशि। 12 राशियों को देखते हैं हम। तो ये 12 राशियां है और ये नंबर वाइज आपको याद होनी चाहिए। अगर मतलब एस्ट्रोलॉजी में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो हर कुंडली, हर 12 की 12 राशियां याद होनी चाहिए। साथ में उसका जो स्वामी है वो भी याद होना चाहिए। एरिस का स्वामी है मार्स, टॉरस का स्वामी है विनस, जेमिनी का स्वामी है मर्क्यूरी, कैंसर का स्वामी है मून, लियो का स्वामी है, क्या होगा, सन, वर्गो का फिर से मर्क्यूरी, लिब्रा का फिर से विनस, स्कॉर्पियो का मार्स, सेजिटेरियस का जुपिटर, इसका है सैटर्न, कैप्रिकॉन का, एक्वेरियस का भी सैटर्न है, और पाइसिस का जुपिटर है। ओके, तो इस तरह से 12 राशियां है और उसके स्वामी है। ओके, अभी ये 12 राशियों का एक क्लासिफिकेशन भी है। तो बहुत तरह का क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले तो हर राशि के कुछ एलिमेंट होता है, जैसे कि अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट और फायर एलिमेंट। तो ये क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। सबसे पहले है अर्थ एलिमेंट। तो ये तीनों राशियां जो है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, ये राशियां है वो अर्थ एलिमेंट की है। तो ऐसे लोगों, इसलिए ये तीनों राशियों का जो काम है वो क्या होता है, पैसों के पीछे ज्यादा भागते हैं। क्योंकि अर्थ एलिमेंट मतलब क्या, पैसा। ओके, ओके, इसलिए इसीलिए इसका मेन फोकस क्या होता है, ये राशियों का पैसा बनाना होता है। उसके बाद है वाटर एलिमेंट। मतलब वाटर एलिमेंट की राशियां कौन कौन सी है, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। और वाटर एलिमेंट का काम क्या है, इमोशन। ओके, तो ये इनका जो मेन काम है वो है इमोशन है। ओके, ये राशियां, इनको पैसे कमाना और ये सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, उनको अपने इमोशन, इनके इमोशन में इंटरेस्ट है। ओके, इमोशनल राशियां है, तो इनके इमोशन को कोई सपोर्ट मिले, समझे, ये जरूरी है। उसके बाद है एयर एलिमेंट वाली राशियां। तो उसका ये है जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। तो एयर का काम क्या है, ज्यादा सोचना, सोच के कुछ हल निकालना। ओके, तो इसीलिए इसका मेन काम क्या है, मेन फोकस इज मेकिंग आइडिया और टू गिव सॉल्यूशन। ओके, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना। उसके बाद है फायर एलिमेंट। उसमें आती है एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। तो फायर क्या है, फायर का मेन क्या काम है, नेम फेम कमाना। ओके, उनको पैसा नहीं चाहिए, इमोशन नहीं चाहिए। ओके, उनको बस नेम फेम चाहिए किसी भी तरह से। ओके, इसलिए ये ऐसा ही काम करते हैं जिसमें नेम फेम हो।
उसके बाद है दूसरा क्लासिफिकेशन है राशियों के नेचर, उनका जो नेचर है एज पर दैट राशियों का क्लासिफिकेशन है। तो उसमें तीन तरह का क्लासिफिकेशन है, एक है मूवेबल राशियां, फिर है स्टेबल राशियां और ड्यूअल राशियां। तो मूवेबल राशियां में ये चारों राशियां आती है, एरीज, कैंसर, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, मतलब ये क्या है कि मूवेबल मतलब क्या कि ये राशियां है ना वो ऑलवेज मूव करती रहती है, इनका काम होता है ऑलवेज आगे बढ़ते रहना। ओके, कहीं पे ठहरना नहीं। तो ऐसे लोग हैं ना, ये राशियां वाले कहीं भी ठहर नहीं पाएंगे। ओके, इनको अगर कहे कि आप ये एक ही कंपनी में आप 5 साल जॉब करो, नहीं कर पाएंगे। वो कम मैक्सिमम 3 साल ही जॉब कर पाएंगे। ओके, क्योंकि एक जगह पे बैठ नहीं सकते हो, मतलब स्टेबल नहीं रह सकते। उनका काम है मूव करते रहना, मूव करते रहना। आई बात समझ में? उसके बाद है ये चारों राशियां टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस। ये तो ये है स्टेबल, मतलब ये राशियां ऐसी होती है कि वो कहीं पे फिक्स रह सकती है। ओके, तो ये इनको अगर कहे कि आपको 5 साल तक यहाँ काम करना है तो वो कर सकते हैं। ओके, तो मतलब एक जगह पे ठहर सकते हैं, या किसी भी अपने जो एम है, अपना जो गोल है उस पे ठहर सकते हैं। ये लोग कैसे होंगे, इनकी वीकनेस क्या होगी? आगे तो मतलब कंटिन्यू आगे बढ़ना है तो बढ़ जाएंगे, लेकिन मान लो कि कहीं पे ऐसा हुआ कि कोई काम है वो बन नहीं रहा है तो जल्दी से उसको छोड़ देंगे। आई बात समझ में? छोड़ देंगे। जबकि ये लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनके पास कैपेसिटी है कि कोई भी मतलब कंटिन्यू करना, स्टेबल रहने की। ओके, आसानी से ऐसा नहीं है। इसीलिए ये राशियां पर इनकी वीकनेस क्या होगी, जिद्दी होते हैं ये लोग। ओके, स्टबबॉर्न होते हैं। उसके बाद है ड्यूअल राशियां, मतलब ड्यूअल राशियां क्या कौन कौन सी है, जेमिनी, वर्गो, सैजिटेरियस और पाइसिस। तो ड्यूअल होना मतलब क्या कि लाइफ में जब जरूरत पड़े तब मूवेबल हो सकते हैं, और जब जरूरत पड़े तब स्टेबल हो सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये लोग फ्लेक्सिबल होते हैं। ओके, ये ऐसा नहीं है कि मतलब हर तरह से उनको ऐसा कहे कि आपको नाइट शिफ्ट वाली जॉब करनी है, कोई बात नहीं, डे शिफ्ट वाली जॉब करनी है, कोई बात नहीं। ओके, फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब कि जिस तरह, ओके, मतलब इस तरह से ड्यूअल होते हैं, मतलब जब भी लाइफ में आगे बढ़ना हो तो आगे बढ़ेंगे, जब जरूरत पड़े तो वो ठहर भी जाएंगे। आई बात समझ में? तो ये है। ये आप क्रिकेट क्रिकेट की लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो कि ये लोग है ना वो सिर्फ फास्ट ही खेल सकते हैं, ये लोग स्लो खेल सकते हैं। और ये लोग ये ऐसे है कि जब जरूरत पड़े तब फास्ट भी खेल सकते हैं और जरूरत पड़े तो स्लो भी खेल सकते हैं। ओके, मतलब ये है 2020 के प्लेयर है ये लोग, ये है टेस्ट के प्लेयर है, और ये वनडे के प्लेयर है। क्योंकि वनडे में कैसा खेलना होता है, अगर जब जरूरत पड़े तो फास्ट खेलना होता है वनडे में, और जरूरत पड़े तो धीमे भी खेलना पड़ता है। ओके, इस तरह से। आई बात समझ में? उसके बाद है हर राशि का नेचर देखेंगे हम। ओके, वो हम कल देखेंगे, 12 राशियों का। आज के क्लास को यही तक रखते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर ये जो आपने राशियों के बारे में बताया, ये मून उसके साइन के हिसाब से लेना या सन साइन के हिसाब से लेना? क्या? ये जो अभी अभी आपने राशियों के बारे में बताया, टॉरस वगैरह राशि, तो ये हमें मून साइन के हिसाब से लेना है या सन साइन के हिसाब से लेना है? कुछ भी देखो, वो डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी सूर्य राशि ज्यादा स्ट्रांग हो तो आप ये मैंने कल सबसे पहली क्लास में बताया था, सूर्य राशि, चंद्र राशि और पृथ्वी राशि, लग्न राशि जिसे हम कहते हैं। ये तीनों में से जो भी राशि आपकी स्ट्रांग होगी ना, उसकी इफेक्ट आपके अंदर ज्यादा आएगी। तो वो आपकी कुंडली देखकर ही पता लगेगा कि कौन सी राशि आपकी स्ट्रांग है।
ओके। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं अगर अर्थ को लें तो उसका मतलब वही राशि कौन सी स्ट्रांग है उसके हिसाब से होगी। हाँ, तो यहाँ मैं ये एक समझा देता हूँ कि आपकी तीनों जो राशियां है ना, वो तीनों राशि के स्वामी दिखने और वो तीनों में से जो भी प्लेनेट ज्यादा स्ट्रांग होगा उसकी इफेक्ट आएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं मेरी बात करता हूँ। ओके, मेरा एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरी जो राशि है ना वो पृथ्वी राशि है, वो लियो है। ओके। ओके। फिर मेरी जो मून राशि है वो वर्गो है, और मेरी जो सन राशि है वो पाइसिस है। ओके। बट इसमें जो सबसे मेरा जो प्लैनेट जो अच्छे सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग है वो जुपिटर है। ओके। दूसरे नंबर पे स्ट्रांग है वो सन है। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट है वो मेरे अंदर पाइसिस की आई, दूसरे नंबर पे लियो की आई, और वर्गो की बहुत कम है। ओके, क्योंकि मर्क्यूरी मेरा बहुत वीक है, वो नीच का है मेरी कुंडली में। तो वर्गो की इफेक्ट बहुत कम है मेरे अंदर। आई बात समझ में? आगे। ओके। 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 या और किसी को कुछ? सर आपके सर आपके मेरा एक नाम से लियो है ना? तो आपका नाम तो सर पंकज है, पी से तो, प से तो कन्या राशि रहती है ना? हाँ, तो मून हमारे इंडिया में मून राशि से तो नाम रखते हैं। हाँ, हाँ, तो तो मून आपका नाम राशि। तो प से चालू हो रहा है ना, पंकज। हाँ, तो मून राशि से ही नाम रखा है मेरा। हमारे इंडिया में मून राशि से ही नाम रखते हैं। हाँ, लियो नाम, लियो से, राइट। अरे वर्गो से है, वर्गो मेरी मून साइन है, मैंने बोला तो सही। हाँ हाँ, वर्गो 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 बराबर, हाँ। वर्गो से, हाँ। ओके। सर और मेरा एक सवाल है सर। सर क्या आपने जैसे कहा सेवंथ हाउस डिनोट के, मैंने अब तक ये पढ़ा था कि एक पार्टनरशिप का होता है, वेदर इट इज स्पाउस और पार्टनरशिप इन बिजनेस एंड ऑल दैट। आज आपने ये बताया, उससे ये पता लग सकता है कि whether you can express yourself nicely or not। वो कैसे सर? सेवंथ हाउस से? सेवंथ हाउस पार्टनरशिप का होता है नॉर्मली, राइट सर? हाँ, एक्सप्रेस एक्सप्रेस करना वो सेवंथ हाउस में नहीं आएगा। मैंने ऐसा एक्सप्रेस वेदर आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ, मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, ये सेवंथ हाउस से ही पता चलेगा। हम्म, देखो सेवंथ हाउस मतलब क्या है कि दो दो लोगों का मिलन। ओके, सेवंथ हाउस मतलब क्या है? ये हाँ, पार्टनरशिप। तो मतलब कि आप ये पार्टनर। कोई एक पर्सन के साथ किस तरह से आप कोई एक पर्सन के साथ आप कितनी अच्छी तरह से बिहेव कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, वो आएगा। लेकिन पब्लिकली तो नहीं आएगा। पब्लिकली आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो कि नहीं, वो इलेवेंथ हाउस से आएगा। क्योंकि हाँ इलेवेंथ दैट्स हाउस राइट क्या सर, है? पॉइंट। इलेवेंथ हाउस है पब्लिक रिलेशन। या ओके। पब्लिक रिलेशन। एक पूरे ग्रुप के साथ आपका कैसा रिलेशन है, वो इलेवेंथ हाउस से देखा जाएगा। लेकिन पर्सन टू पर्सन कैसा रिलेशन है, वो सेवंथ हाउस से देखा जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि राइट सर, राइट। मान लो कि आपका सेवंथ हाउस अच्छा है ना, तो आप पर्सन टू पर्सन लोगों के साथ रिलेशन अच्छे रख पाओगे। और मान लो कि इलेवेंथ हाउस अच्छा नहीं है, लेकिन जब आप ग्रुप में जाओगे तो आप थोड़े मुरझा हाँ जाए, ऐसा होगा। ठीक है, ठीक। ठीक ओके। है सर, ठीक है, समझ। हाँ, तो इसीलिए कुछ लोगों को ऐसा होता है कि जब कोई एक पर्सन के साथ बात करते हैं, मतलब तो उसको ऐसा लगता है कि यार ये आदमी तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब वही पर्सन ग्रुप में मिलता है तो वो मुरझा जाता है। तो ऐसा लगता है कि ये तो दुखी आत्मा है। या फिर ऐसा भी हो कि अगर किसी का इलेवेंथ हाउस अच्छा है तो ग्रुप में होगा तो बहुत बहुत ही अच्छा होगा। पर जब उसका सेवंथ हाउस अगर अच्छा नहीं है तो वो फेस टू मतलब कोई एक पर्सन के साथ पर्सन टू पर्सन अच्छी तरह से बात नहीं कर पाएगा। करेक्ट। ओके। ठीक है सर। हम्म।
और सर एक बात पूछनी थी, ये इसके रिलेटेड नहीं है सर, है ऑकल्ट के रिलेटेड ही है सर। जैसे कई बता देते हैं उसके पेरेंट्स का नाम इस वर्ड से स्टार्ट होगा, या वाइफ का या हस्बैंड का, वो कैसे पता चलता है सर? हाँ, वो बहुत नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से ये पता लगता है। हालांकि वो मुझे नहीं आता है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी आता है, ओके सर। इतना डिटेल में नहीं आता है, इतना डीप में नहीं जी आता। सर। नाड़ी ठीक है सर, एस्ट्रोलॉजी उससे से वो पता ये लगता उससे पता चलता है। ओके है। सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, बहुत कम लोग हैं जिनको ये आता है, और वो लोग हाँ हैं सर, वो किसी यूट्यूब पे देखते हैं ना सर, वो है एक, क्या नाम है? नरेश सिंगल। नरेश सिंह। हाँ हाँ हाँ, वो बताते हैं ना सर, हम्म। तभी पूछा था सर। ओके। तो वो सिर्फ, वो डेट ऑफ बर्थ नहीं लेते, वो न्यूमरोलॉजी से ही बताते वो। नहीं नहीं, वो वो हाँ सर, एक्चुअली वो हमें ऐसा लगता है कि बट वो वहाँ लेकिन नया। उनको आता है सर, हाँ वो सारी मोडालिटी जानते हैं तभी बता पाते हैं। हाँ, वो एक्चुअली में नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से ही करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि मैं ये सिर्फ हाँ नंबर जी, करता हूँ। हाँ जी सर, और हाँ तभी एक्चुअली वो बता पाते हैं। कर रहे हो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी में तो ऐसा कुछ है नहीं कि कर पाओ आप। जी। सर एस्ट्रोलॉजी में ऐसे यहाँ से पता चलता है ना, जैसे कौन सा काम कर रहा है बंदा, वो कहाँ से पता चलता है? जैसे कई प्रोडिक्शन कर देते हैं, अभी आप बैंक में हो या से हो, वो कैसे पता चलता है सर? वो 10वें घर से पता चलता है ना। जी सर, वो 10वें घर के एट्रीब्यूट्स देखने पड़ेंगे, सब कुछ देखने पड़ेंगे, उससे पता चलेगा सर। कोई उससे हाँ दशा वगैरह या ट्रांजिट का तो नहीं कुछ असर होता सर? हाँ, मतलब वो भी देखना पड़ता है। जी सर, ठीक है सर। सर अगर मोक्ष के बारे में जानना है तो कैसे जानना है सर? मोक्ष के बारे में। मोक्ष के लिए 8वां घर और 12वां घर देखना है। अगर तो अगर 12वें घर में अ- केतु या सैटर्न है तो ऐसे लोग मोक्ष के करीब है। 12th हाउस में क्या सर, सैटर्न या? सैटर्न या केतु। अच्छा, अगर 8th लॉर्ड जाके बैठा है 12th हाउस में विथ केतु तो क्या होगा सर? तो भी है, मोक्ष के करीब है। ओके सर, मेरा है सर। हाँ, थैंक यू सर। केतु के साथ कौन सा प्लेनेट है लेकिन 12वें घर में? 8th लॉर्ड बैठा है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी है। ओके। तभी है सर। हाँ, विपरीत राजयोग बोलते हैं इसको, जब मतलब बुरे घर का स्वामी बुरे घर में चला जाए तो 8वां घर है वो बुरा है, 12वां घर भी राइट। बुरा है, तो 8वें घर का स्वामी 12वें घर में चला गया, मतलब विपरीत राजयोग है। तो इससे क्या होता है? मतलब 50 साल तक या 45 ईयर्स तक बहुत परेशानी हो, और उसके बाद लाइफ है वो बहुत अच्छी हो, वो ऐसा विपरीत राजयोग होता है। थैंक यू सर। हम्म। सर अपनी लाइफ कितनी है, मतलब उम्र कितनी है वो कैसे पता चलती है, आयु कितनी है वो? वो देखा जाए, मतलब बहुत सारी चीजें देखनी अब, तो पहले घर का स्वामी है वो कितना स्ट्रांग है उससे देखा जाएगा। ओके सर। ओके, पहला घर है, क्योंकि पहला घर मतलब क्या, हम खुद है, तो वो हम्म। स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वो स्ट्रांग है तो कह सकते हैं कि अराउंड 80 साल। ओके, या वो बहुत थोड़ा वीक है तो अराउंड 60 ईयर्स, या फिर बहुत ही पीड़ित है तो अराउंड 40 ईयर्स। ओके ओके। सर। सर अगर 8th हाउस में सैटर्न ही हो फिर? क्या 8th हाउस में सैटर्न। सैटर्न हो। सैटर्न हो 8th हाउस में तो बढ़ जाता है यार, आयु बढ़ जाती है, क्योंकि लेकिन अगर नीच का सैटर्न हो तो क्या होगा सर? तो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ओके। सैटर्न जहाँ भी होगा वहां वो उस चीजों को डिले कर देगा, और 8वां घर क्या है, हमारी आयु है, तो आयु को डिले कर देगा वो। सर ओके। जैसे राशि राशि 12वीं है, 12th राशि है सर, फिर? तो भी ओके, ओके सर। जैसे ओके, कि ठीक है मंगल सर। 8वें घर में हो तो कभी भी मौत हो सकती है, क्योंकि मंगल क्या करता है, अनएक्सपेक्टेड, सडनली कुछ भी कर सकता है। उसी तरह राहु भी 8वें घर में हो तो ऐसे लोगों की मौत कभी भी हो सकती है। सर और अगर जैसे सन आपने बैठा वो है तो? सेकंड, सन हो 8th हाउस में तो? तो भी आयु अच्छी होती है, 70 अराउंड। सर ओके। अगर सेकंड हाउस में मार्स सन और मून भी हो?
केतु भी हो फिर क्या होगा सर? मेन 8th हाउस में कौन बैठा है वो ज्यादा मैटर करता सर 8th हाउस में राहु बैठा। है। हाँ, तो मतलब कि ऐसे लोगों को बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, कभी भी मतलब कि अनएक्सपेक्टेड चीजें ना करें, ओके, अदरवाइज मौत हो सकती है। सर इसके लिए रेमेडी क्या होगी? रेमेडी तो मैंने यही तो बताया कि आप अनएक्सपेक्टेड चीजें ना करिए। ओके सर, अनएक्सपेक्टेड चीजें मतलब क्या? ठीक समझ गई सर, समझ क्या अंडरस्टैंड। उनको सर ऐसा कोई लगता है गाड़ी तेज ना चलाए जैसे कि नहीं, अनएक्सपेक्टेड, यही होगा। हाँ जी। उनको लगा है कि आज मैं गाड़ी को इस तरह से टर्न मारता हूँ, ओके, हाँ जी, हाँ हाँ जी। अनएक्सपेक्टेड टर्न मार दिया उसने गाड़ी से, और जी वही जी टाइम जी। पे एक्सीडेंट हो सकता है उनका। जी सर, ओके, थैंक यू सर। और सर अगर 8th हाउस में मून बैठा हो तो क्या होता है सर? मान लो अनएक्सपेक्टेड चीज, और एक एग्जांपल देता हूँ कि उसको ऐसा जी लगा कि चलो मैं सीढ़ी से बहुत जल्दी से नीचे जाके किसी को डराने का उसने वो ऐसा कुछ करना चाहा, तो वो सीढ़ी से गिर सकता है। जी ओके, सर जी सर। अगर 8th हाउस में जेमिनी में मून बैठा हो तो क्या होगा सर? अरे पूरी कुंडली यहाँ एनालिसिस करवा लोगे क्या? अभी सीखना है, देखो ऐसा मत करो, अब तो पूरी हाँ कुंडली सर। एनालिसिस करवा रहे हो। हाँ सर, लास्ट लास्ट सर प्लीज। नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट है, आप पर्सनली पूछ लेना, आप भेजना मुझे, ओके, स्क्रीनशॉट। ओके सर, चलेगा। थैंक यू सर। ओके, चलो आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं, मैं क्लास को क्लोज कर रहा हूँ, मिलते हैं कल। ओके। नमस्ते सर, थैंक यू नमस्ते सर, सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, Thank you, थैंक यू sir. सर। Thank you, sir.